हाईकोर्ट में जजों के खाली पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति को लेकर खुली अदालत में सुनवाई की मांग वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले से ही काम किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जजों की एक आंतरिक कमेटी बनाई है जो जजों के खाली पदों पर जल्द नियुक्ति संबंधी मांग को देखेगी और ये तय करेगी कि इस प्रक्रिया को बेहतर कैसे किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को देश भर की अदालतों में लंबित मामलों को 3 साल में निपटाने का निर्देश भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता और याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय को कहा है कि अगर केंद्र सरकार मुकदमे को जल्द खत्म करने पर कदम नहीं उठाती है तो याचिकाकर्ता याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो हाईकोर्ट में जजों के खाली पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति को लेकर खुली अदालत में सुनवाई की मांग वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले से ही काम किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जजों की एक आंतरिक कमेटी बनाई है जो जजों के खाली पड़े पदों पर जल्द नियुक्ति संबंधी मांग को देखेगी और ये तय करेगी कि इस प्रक्रिया को कैसे बेहतर किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को देश भर की अदालतों में लंबित मामलों को 3 साल के भीतर निपटाने का निर्देश भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता और याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय से कहा है कि अगर केंद्र सरकार मुकदमे को जल्द खत्म करने पर कदम नहीं उठाती है तो याचिकाकर्ता याचिका को दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। इस मुद्दे पर पहले से ही काम जारी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस याचिका पर यह जवाब दिया गया और साथ ही ये कहा गया कि अगर केंद्र सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो याचिका फिर दाखिल की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की आंतरिक कमेटी बनाई है जो इस पूरे मामले में कामकाज संभाल रही है। कमेटी नियुक्ति संबंधी मांग देखने का काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्टों में जजों के खाली पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति को लेकर खुली अदालत में सुनवाई की मांग वाली एक याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया है। विनय वत्स हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के सदस्य हैं। जो खुली अदालत में बहस को जो चुनौती की बात कही गई है, कोर्ट ने ये जो कहा है कि काम इस पर तो लगातार जारी है। जो कमेटी बनाई गई है, अगर केंद्र सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है मुकदमों के निपटारे में तो एक नई याचिका दाखिल की जा सकती है। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। और क्या कुछ कहा गया है विनय? ये कहकर सीजीआई ने डिस्पोज ऑफ कर दिया कि ये मामला अभी जो कमेटी फॉर्म हो चुकी है पहले से, उसके पास है। कमेटी इस मामले को देख रही है और किस तरीके से जो बैकलॉग है केसेस को उसका निपटारा किया जाए। तो ये सारी चीजें जब वो देख रही है तो ये इस पीआईएल को फाइल किए रखने से कोई मतलब नहीं बनता है। एक बार वो कमेटी अपने रिपोर्ट अपना फाइनल भेजे और उसके बाद वो अगर उस रिपोर्ट से अनसेटिस्फाइड रहते हैं तो फिर वापस से नया एक पीआईएल अगर चाहें पिटिशनर्स तो वो फाइल कर सकते हैं। इस कोर्ट वापस इस कोर्ट में वो अप्रोच कर सकते हैं। हालांकि जो जहां तक पहले बहस हुई थी, जैसे कि ये मैटर जब ये पिछले सीजीआई के पास था, उन्होंने कहा था कि जो रिक्वायर्ड जजेस की सीट्स हैं वो अराउंड 70,000 है, लेकिन हमारे पास अभी सिर्फ 17,000 जजेस हैं, जो कि सैंक्शन सीट्स हैं 21,000। आज जस्टिस केहर का ये कहना था कि जो सैंक्शन सीट्स हैं वो जब फिल नहीं कर पा रहे हैं तो उन सीट्स को डबल करके क्या मतलब बनता है। जब तक जो सैंक्शन सीट्स हैं वो जब तक फिल नहीं होते हैं तब तक उन्हें डबल करने से कोई मतलब नहीं बनता है। बिल्कुल। जो याचिका अश्वनी उपाध्याय की तरफ से दाखिल की गई थी उसमें जिक्र क्या कुछ किया गया था? उस याचिका में जैसे 1987 का जो लॉ कमीशन का रिपोर्ट था उसे रेफर किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो जजेस की सीट से वो 21,000 से 40,000 कर दिए जाने चाहिए, जो कि उस टाइम लगभग 10.5 जजेस फॉर 1 मिलियन पीपल थे, उसे इंक्रीज करके 50 जजेस पर 1 मिलियन कर देने चाहिए। तो ये सारी कुछ उसमें फैक्ट्स दिए गए थे जिसके बेसिस पे ये कहा गया था कि जो स्ट्रेंथ है उसे डबल किया जाए। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनय इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो जजों की जल्द नियुक्ति पर याचिका जो दाखिल की गई थी उससे याचिका को खारिज कर दिया गया है और कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया कि एक कमेटी का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले को लेकर काम कर रही है। अगर केंद्र सरकार मामलों के निपटारे पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाती है तो आप एक बार फिर से याचिका के साथ अदालत पहुंच सकते हैं। वहीं यूपी चुनाव में हार के लिए ईवीएम को दोषी ठहराने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। मायावती ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वो अगले 2 से 3 दिनों के भीतर इस मुद्दे को लेकर कोर्ट पहुंचेंगी।
आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को केवल 19 सीटें मिली हैं। हार के बाद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें आधारहीन बताया था। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे तकनीकी और प्रशासनिक इंतजाम हैं जिसकी वजह से ईवीएम में छेड़छाड़ करना मुमकिन नहीं और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी हुई है। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि अगर किसी खास तरह के आरोप साक्ष्यों के साथ हमारे सामने रखे गए तो प्रशासनिक स्तर पर पूरी गंभीरता के साथ इसकी जांच पड़ताल जरूर की जाएगी। ये मालूम है उत्तर प्रदेश की जनता को कि वोटिंग मशीन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है, धांधली की गई है और ये धांधले वाले लोगों की सरकार है और जनता इनके ऊपर बिल्कुल फेद नहीं कर रही है और इनकी इस धांधली के खिलाफ हमारी पार्टी ने ये डिसीजन लिया। हम लोग जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर हम कोर्ट में जाने वाले, इनको चैन से बैठने नहीं देंगे। उधर उपहार सिनेमा अग्निकांड के दोषी गोपाल अंसल पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है और समर्पण करने की मियाद को बढ़ाने से भी इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद गोपाल अंसल को आज ही आत्मसमर्पण करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को गोपाल अंसल को 1 महीने का वक्त दिया था, लेकिन अभी तक अंसल ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। फरवरी में कोर्ट ने उपहार मामले में गोपाल अंसल को 1 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इस मामले के अन्य दोषी सुशील अंसल की उम्र को देखते हुए उनकी सजा को माफ कर दिया गया था। सुशील अंसल 5 महीने जबकि गोपाल अंसल 4 महीने की सजा काट चुके हैं। नवंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 महीने के भीतर 30-30 करोड़ रुपए का जुर्माना अदा करने का निर्देश भी दिया था। आपको बता दें कि 1997 में उपहार सिनेमा हॉल में अग्निकांड हुआ था। तो 1997 में उपहार सिनेमा हॉल में फिल्म बॉर्डर के प्रदर्शन के दौरान हुए अग्निकांड में 59 दर्शकों की मौत हो गई थी। अब मियाद बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। आदित्य हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के सदस्य हैं आदित्य, क्या कुछ और कोर्ट की तरफ से कहा गया? हाँ अक्षय, मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि आज जस्टिस कहर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल के सामने मंशनी के दौरान राम जेठमलानी जी आए और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सामने एक क्षमा याचिका दायर करी है, जिसमें अभी कुछ समय लगेगा क्योंकि प्रणब मुखर्जी अभी देश में है नहीं। तो क्या उनको और समय मिल सकता है कि आज समर्पण करने से रोका जा सके? नहीं, तो कोर्ट ने क्या कुछ कहा? जब अंसल के वकीलों की तरफ से दलीलें रखी गई थी तो उस पर कोर्ट का क्या रिएक्शन वहां पर देखने को मिला? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि 1 महीने का जो वक्त दिया गया था, जो मियाद दी गई थी, वो पूरी हो चुकी है और आज अंतिम तारीख है, आज आत्मसमर्पण करना है। हाँ, तो जस्टिस खेर ने यही कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जाइए और ये राष्ट्रपति के सामने कहिए, क्योंकि हमने 4 हफ्ते का समय दिया था, उन्हें 1 साल की सजा सुनाई थी और 4 हफ्ते खत्म हो चुके हैं और उनके पास कोई और चारा नहीं है, उन्हें सीधे आत्मसमर्पण करना चाहिए। भले वो क्षमा याचिका पेंडिंग है तो उसे पेंडिंग रहने दें। आदित्य, अगर आज आत्मसमर्पण नहीं करते हैं गोपाल अंसल तो कितनी मुसीबत उनकी बढ़ सकती है? क्या कुछ एक्शन कोर्ट की तरफ से हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, अगर उसके बाद वापस ये अगर कोर्ट के नोटिस में लाया गया कि अगर गोपाल अंसल ने नहीं किया सरेंडर तो उस पर उचित कार्रवाई कर सकते हैं जस्टिस कहर, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर था और कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करना और कंटेम्प्ट माना जाएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आदित्य इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपने एक फैसले में गंगा नदी को मानव अधिकार दिए हैं। अदालत ने गंगा को भारत की पहली जीवित संस्था के तौर पर मान्यता दी है। इस फैसले के बाद गंगा और यमुना भारत की दोनों पौराणिक नदियों को अब एक मानव की तरह संविधान की ओर से मुहैया कराए गए सभी अधिकार मिल सकेंगे। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इन्हें इंसानों की तरह अधिकार देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गंगा से निकलने वाली नहरों आदि संपत्ति का बंटवारा 8 सप्ताह में करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने देहरादून के डीएम को 72 घंटे के भीतर शक्ति नहर ढकरानी को अतिक्रमण मुक्त करने के सख्त निर्देश दिए। इस याचिका में कहा गया कि दोनों राज्य गंगा से जुड़ी नहरों की परिसंपत्ति का बंटवारा नहीं कर रहे हैं। कोर्ट में पेश केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी पेश हुए और उन्होंने गंगा संरक्षण को उठाए गए कदमों की जानकारी दी, लेकिन कोर्ट सरकारों के रुख से बेहद नाराज थी।
तो 72 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला है। शक्ति नहर ढकरानी से अतिक्रमण को 72 घंटे के भीतर में खत्म किया जाए। योगेश सेमवाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। योगेश, कितना बड़ा फैसला ये माना जाए, क्योंकि जो अधिकार दिए गए हैं ये मानव संस्था के तौर पर, चाहे वो गंगा हो या फिर यमुना हो, और जो अल्टीमेटम दे दिया गया कि 72 घंटों का वक्त है, अगर अतिक्रमण की कार्रवाई पूरी तरह से अंजाम नहीं दी जाती है तो अधिकारी खुद तैयार रहे कार्रवाई के लिए। जी बिल्कुल, अच्छा ये एक बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि लंबे समय से जो गंगा की सफाई अभियान को लेकर एक बजट पास होता था, लेकिन गंगा की सफाई हो नहीं पा रही थी। गंगा हर बार गंद रही है और लंबे समय से जो है केंद्र सरकार को, जो हाई कोर्ट है, चाहे हम उच्च न्यायालय की बात करें या फिर सुप्रीम कोर्ट, दोनों ही जो लगातार जो है वो फटकार लगाती रही है केंद्र सरकार को। वो कहे कि आखिर आप सफाई क्यों नहीं कर रहे हैं, बजट पास हो रहा है तो गंगा क्यों सफाई नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो हम नैनीताल हाईकोर्ट ने जो इतना बड़ा एक फैसला सुनाया है, उसके तहत जो कहा है कि 72 घंटे के अंदर जो 72 घंटे के अंदर है वो अतिक्रमण हटाए। अतिक्रमण का फैसला जो है, क्योंकि हम देखते हैं कि हरिद्वार हो या फिर ऋषिकेश, हरिद्वार, कहीं भी हम जब देखते हैं तो जो नदी है, नदी के 100 मीटर के दायरे में जो कहा गया है कि उससे दूर अतिक्रमण हो, लेकिन घर जो है वो बिल्कुल बगल में बना रखे हैं, होटल बन रखे हैं। जिसके बाद जो है एक बड़ा फैसला माना जाएगा कि 72 घंटे के अंदर एक फैसला लिया जाए। वहीं जो सबसे बड़ा एक चीज है कि डीएम को जो कहा गया है कि डीएम फैसला ले इसके ऊपर। अगर डीएम फैसला नहीं ले पा रहे हैं तो तुरंत जो है डीएम को हटाने की बात भी कही गई है। एक बड़ा फैसला है जी बिल्कुल योगेश, और साथ ही जो अधिकारों की बात कही गई कि ये अधिकार तो गंगा यमुना को मिलना ही चाहिए, और साथ ही जो परिसंपत्तियों की बात कही जा रही है गंगा की नदियों की, उनका बंटवारे के लिए जो 8 सप्ताह की मोहलत दी गई है, इस पर क्या कुछ रिएक्शन अधिकारियों की तरफ से था? आपने बातचीत करने की कोशिश की होगी। जी बिल्कुल, एक बड़ी बात है क्योंकि 8 सप्ताह का जो वक्त दिया गया है, मैनेजमेंट जो कोर्ट ने कहा है कि आप पहले एक मैनेजमेंट बोर्ड बनाइए जिसमें मुख्य सचिव, महानिदेशक और महाविक्ता जो है इनको रखिए, तो एक बड़ा फैसला है। वहीं अधिकारियों में एक हड़कंप तो मच गया है क्योंकि जिस तरह से 72 घंटे का सिर्फ वक्त दिया गया है, जो प्रदेश के हमारे सीएम है उनको कहा गया है कि आप जल्द से जल्द इस पे निर्णय लीजिए। एक बड़ा फैसला है, एक हड़कंप तो मच गया है, लेकिन देखते हैं कि जिस तरह से हर बार कोर्ट कहता है कि गंगा को सफाई कीजिए, गंगा के साफ होने के, गंगा को जो है वो उत्तम बनाइए, कई सारी बातें कहती है कोर्ट, लेकिन सिर्फ ये कागजों तक रह जाता है। तो ये फैसला कितना होगा और क्या इसको गंभीरता से लेते हैं जो प्रशासन है यहाँ का, या फिर जब हम उनको जब केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी कोर्ट जरूर इसको अपने तेवर कड़े देखता है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया योगेश इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो 72 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं, और साथ में ये भी सचेत कर दिया गया है कि अगर अधिकारियों की तरफ से लापरवाही बरती जाती है तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ सकता है। वहीं डीजल वाहनों पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी वाहन निर्माता कंपनियों और SIAM से पूछा है कि 31 दिसंबर 2015 तक उनके पास BS2 मानक वाले कितने वाहन थे। साथ ही कोर्ट ने सभी निर्माताओं से आज तक की जानकारी भी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने जब कुछ कंपनियों से ये भी जानकारी मांगी कि उस कंपनी के पास कितने बिना बिके वाहन हैं और उनको कब तैयार किया गया था, तो सभी निर्माताओं ने कहा कि भारत सरकार की अधिसूचना के मुताबिक वो अप्रैल तक BS1 और BS2 मानक वाले वाहन बना सकते हैं। सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरे हरीश साल्वे ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण का मौलिक अधिकार है। सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने 1999 के कुछ मामलों का जिक्र किया और कुछ आंकड़े देकर बताया कि देश भर में बड़ी संख्या में ऐसे ट्रक हैं जो BS4 मानक पर खरे नहीं उतरते। इस मामले में तमाम वाहन निर्माता कंपनियां और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि SIAM प्रतिवादी। इस मामले पर अब शुक्रवार यानी कि 24 मार्च को सुनवाई की जाएगी। सजा पाए लोगों के चुनाव लड़ने पर ताउम्र रोक लगाने का चुनाव आयोग ने समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जवाबी हलफनामा दाखिल कर कहा कि वो याचिकाकर्ता की याचिका के संबंधित हिस्सों से लगभग पूरी तरह से सहमत है। इस मामले पर अब सुनवाई 28 मार्च को हो सकती है। जन प्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8 और 9 के तहत आपराधिक मामलों में दोषी पाए जाने पर नेताओं को महज 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने का प्रावधान है, वो भी 2 साल से ज्यादा की कैद की सजा मिलने पर। इससे पहले 3 मार्च को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए आखिरी मौका दिया था। याचिका में दोषी ठहराए गए लोगों के जीवन भर चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि आतंकवाद और नक्सलवाद के बाद देश की सबसे गंभीर समस्या अत्यधिक भ्रष्टाचार और राजनीतिक अपराधीकरण।
तो सजा पाए लोगों के चुनाव लड़ने पर ताउम्र रोक लगाने का चुनाव आयोग ने समर्थन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जवाबी हलफनामा दाखिल करके कहा है कि वो याचिकाकर्ता की याचिका के संबंधित हिस्सों से लगभग पूरी तरह से सहमत हैं। और क्या कुछ कहा है, इस पर ज्यादा बातचीत के साथ विवेक कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विवेक, ये बड़ा मसला कहा जा सकता है, जिस तरह से चुनाव आयोग ने भी समर्थन किया कि जो सजा पाने वाले जो हमारे माननीय हों ताउम्र प्रतिबंध लगे, तभी पारदर्शिता आ पाएगी और राजनीति साफ स्वच्छ हो पाएगी। और क्या कुछ कहा गया? जी बिल्कुल अक्षय, जैसा मैं आपको बताऊं, जो याचिकाकर्ता हैं उनका ये कहना था कि जैसे जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसमें होता है कि अगर किसी को कन्विक्शन हो जाता है तो वो अपने पद पे नहीं बना रह सकता है। तो क्यों ऐसा है कि जो एमपीज एमएलएज हैं उनके साथ ऐसा क्यों न हो, जबकि इससे है कि अगर जिनको 2 साल का कन्विक्शन है उनको कुछ समय के लिए बैन कर दिया जाता है, लेकिन उनको लाइफ टाइम बैन क्यों नहीं किया जाए। इसी को लेकर एक एप्लीकेशन पड़ी थी जिसमें पिछली बार सुनवाई के बाद केंद्र से और इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा गया था। तो आज इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब दिया और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये एप्लीकेशन थे, एप्लीकेशन में ये कहा गया था कि इन पे सबसे पहला बात ये कहा गया था कि जो ये एमपीज और एमएलएज हैं अगर उनको कन्विक्शन होता है तो उनको लाइफ टाइम बैन क्यों ना किया जाए। दूसरा सवाल ये कि इनकी एज लिमिट तय की जाए। तीसरा सवाल, एक और बात कही गई थी कि उसमें अगर कन्विक्शन होता है तो उनको पूरी तरीके से इनको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है उसमें 35% ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कन्विक्शन है, जिनके ऊपर मामला चल रहा है, और उसमें से 25% तो ऐसे हैं जिनके ऊपर हीनियस क्राइम है, जिसकी वजह से पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा गंदगी आ चुकी है। अगर ऐसा प्रावधान बनाया जाएगा जो कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी में है, तो इससे होगा कि पॉलिटिक्स को और अच्छा किया जा सकेगा। खासतौर से उसमें यंग जनरेशन आएगी और उसमें पारदर्शिता बढ़ेगी और देश को एक नया माहौल मिल सकेगा। बिल्कुल विवेक, 3 मार्च को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग दोनों से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था, और जिस तरह से चुनाव आयोग ने भी अपनी सहमति दे दी है, केंद्र सरकार की तरफ से अब तक रुख आखिर क्यों नहीं स्पष्ट किया गया? जी, आज इस मामले में इलेक्शन कमीशन ने अपना एक रुख रखा है, लेकिन केंद्र की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 28 मार्च के लिए रखा है कि इस मामले की सुनवाई 28 मार्च को होगी। तब तक हो सकता है केंद्र अपना जवाब दाखिल करे। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो चुनाव आयोग ने भी अपनी दलील दी है, समर्थन किया है। दरअसल याचिका में कहा गया कि आतंकवाद और नक्सलवाद के बाद देश की जो सबसे गंभीर समस्या अत्यधिक भ्रष्टाचार है और राजनीति का अपराधीकरण होना है। वहीं इलाहाबाद में शियाट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी में मारपीट के आरोप में जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। इस मामले में अब मंगलवार यानी कि 21 मार्च को सुनवाई की जाएगी। कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार अतीक अहमद 11 फरवरी से जेल में बंद है। साथ ही कोर्ट के आदेशों पर उसके खिलाफ चल रहे बाकी मामलों में जमानत खारिज करने की कार्रवाई भी चल रही। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।